नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं एग्जाम अपडेट विद धीरज। दोस्तों, आज हम कक्षा 10, ठीक है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, ये पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक को हम आज स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। ये जो पुस्तक है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की तरफ से प्रकाशित की जाती है, ठीक है। आज हम ट्राई करेंगे कि इस पुस्तक का हम परिचय देखें, प्लस एक जो फर्स्ट पार्ट है उसको पूरा करें, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्योंकि इस पूरी पुस्तक को मैं इस चैनल के ऊपर करवाऊंगा, ठीक है। पटवारी, वीडियो, जेल पैरी, ये 3 ऐसे एग्जाम है अगले साल जिनमें जो राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाएगी, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो किताब है ये कौन सी क्लास की, तो कक्षा 10 की किताब है। हम जो हमारे हम जो गाइड लेकर आते हैं ना दोस्तों, वो गाइड में क्या होता है कि राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति अलग अलग 2 गाइडों में दी होती है, ठीक है। लेकिन इस किताब में एक ही जगह पर ये दोनों चीज हमें मिलेगी, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट जो राजस्थान का इतिहास है उसे पूरा करेंगे। उसके बाद में हम कला और संस्कृति की तरफ चलेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसमें यही हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे कि राजस्थान का इतिहास एवं परिचय। उसके बाद में दूसरा पढ़ेंगे कि जिसमें इतिहास एवं परिचय में हम सारा इतिहास पढ़ लेंगे, ठीक है। मतलब जितने भी राजवंश है, जितने भी राजा है, वो सारे है ना इसके अंदर अपन कवर कर लेंगे, सभ्यता वगैरह टोटल, ठीक है। फिर आते हैं राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता, ये दूसरा हमारा चैप्टर रहेगा। तीसरा रहेगा राजस्थान के उत्सव त्योहार मेले, जो कि कला संस्कृति के चैप्टर हैं, दूसरा और तीसरा दोनों ही। फिर चौथा चैप्टर हो गया राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। पांचवा है राजस्थान की चित्रकला और लोक कलाएं। छठवां है स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। सातवां राजस्थानी संगीत। आठवां राजस्थान के लोक नृत्य और लोक नाट्य। नौवां राजस्थान की भाषा और साहित्य। 10वां राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। आगे चलें दोस्तों तो 11वां नंबर जो लास्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है। ये जो है दोस्तों हम चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं 11 के 11 चैप्टर में स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पर, आराम से है ना वीडियो स्टॉप कर कर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम हमारा पहला चैप्टर मतलब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि लाइन टू लाइन हम जो भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से उनको कवर करते जाएं। हो सकता है दोस्तों वीडियो लंबी हो, ठीक है। आराम से बैठ कर देखिएगा। अगर मैं कोई चीज़ भूल भी जाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख दीजिएगा, ठीक है। चलते हैं, शुरू करते हैं। हमारे चैनल से नए हैं तो जुड़े रहिएगा दोस्तों, और अगर वीडियो बीच में रुक जाती है तो मैं फिर से इसके नेक्स्ट वीडियो में वो कंटेंट डालूंगा। शुरू करें दोस्तों पहला चैप्टर। तो यहाँ से जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कि 1949 से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। अब यहाँ इस जो ये लाइन है ना, इस लाइन में देखा जाए तो क्वेश्चन तो कोई भी नहीं बनता, लेकिन सीधा क्वेश्चन एक उठकर आ जाए कि राजस्थान का नाम कब पड़ा, 1947 के अंदर या फिर 1949 के अंदर, ठीक है। ये जो नाम है ये 1947 के अंदर पड़ा या फिर 1949 के अंदर पड़ा, तो आपका आंसर होना चाहिए 1949 के अंदर पड़ा, 1947 के अंदर नहीं पड़ा। ये आपको पहली लाइन पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है। हाँ दोस्तों, फिर बात करें दोस्तों, आगे बढ़ते चलें कि ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस पूरी लाइन को आप एज इट इज अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था या किस इतिहासकार ने किया था, तो वह था जॉर्ज थॉमसन। अगली लाइन जब हम पढ़ते हैं तो आता है कि इसके बाद 1819 में एनल्स एंड एंटिक्विटी, है ना, एनोल्ड एंड एंटिक्विटी हमारी पुस्तकों में लिखा जाता है। यहाँ पर एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड, इस पुस्तक में कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है। इस पुस्तक में प्रदेश का नाम राजस्थान या फिर राजस्थान रखा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इस तरीके से आता है कि राजस्थान का नाम सर्वप्रथम राजस्थान लिखने वाला कौन था, ठीक है। तो वो कौन था, वो था कर्नल जेम्स टोड। दो क्वेश्चन आपके यहाँ क्लियर हो गए कि एक तो राजपूताना किसने कहा, राजपूताना है दोस्तों वो जॉर्ज थॉमस ने कहा, ठीक है।
और जो राजस्थान है वो किसने कहा, तो वो कर्नल जेम्स टोड ने कहा। ठीक है, ये क्लियर हो गए। आगे चलें, फिर आता है स्वतंत्रता के बाद जब इस प्रदेश के विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ 30 मार्च 1949 ईस्वी को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा गया। क्वेश्चन ऐसे आता है दोस्तों कि स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का नाम राजस्थान कब पड़ा, ठीक है, या फिर राजस्थान एकीकरण के किस चरण में राजस्थान का नाम राजस्थान पड़ा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फिर चलते हैं आगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक दोस्तों हमने कम से कम आप देखोगे तो 4 क्वेश्चन है ना क्लियर कर लिए, जो कि सीधे सीधे आपके पेपर में आते हैं और आए हुए भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं, ये तो आपको भी पता है। जैसे अपन ये जो अपना राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान को अपन कहीं हिस्सों में मारवाड़, कहीं एक हिस्से को मारवाड़ कहते हैं, मेवाड़ कहते हैं, मत्स्य संघ कहते हैं, है ना, ऐसे अलग अलग नाम मिलते हैं। ठीक है, तो नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और कुछ क्षेत्र वहां पर बसी जातियों के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीनतम नामों में जिनका उल्लेख ऋग्वेद में आया है दोस्तों, अब यहाँ से चैप्टर इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, देखिएगा क्या है, हम आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ से इस लाइन से अब आप स्टार्ट करिएगा। ठीक है, राजस्थान के वह प्राचीन नाम जिनका उल्लेख ऋग्वेद में आया है, मरु, मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, सूरसेन आदि। अब क्वेश्चन अगला कैसे बनाएगा कि निम्न में से राजस्थान के किस भौगोलिक नाम का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। क्वेश्चन सीधा ऐसे बनेगा, कैसे बनेगा कि निम्न में से किस राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र का नाम या फिर उल्लेख, ठीक है, ऋग्वेद में नहीं है। तो ये नाम आपको ध्यान रखने, कौन कौन से हो गए, मरु हो गया, धन्व हो गया, जांगल हो गया, मत्स्य हो गया और सूरसेन हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से क्लास पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें। आगे चलें दोस्तों, अब यहाँ पर आ जाइए। मरु और धन्व दोनों का अर्थ एक ही है और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए किया जाता है। क्लियर हो गया, मरु और धन्व किसका है, जोधपुर का नाम है। ठीक है, जोधपुर का जो मरुस्थल संभाग है वहां पर जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाता था और कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा। दोस्तों याद रखिएगा और तीनों नाम लिख लीजिएगा कि जोधपुर के 3 पुराने नाम कौन कौन से, 2 पुराने नाम है मरु और मरुवार, और फिर इसको जोधपुर कहा जाता था। ठीक है, सॉरी मारवाड़ कहा जाता था। फिर आते हैं यहाँ से कि जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया जहां समी, केर या फिर पीड़ू आदि होते हैं। अब ये क्या है दोस्तों, तो समी, केर और पीड़ू ये तीनों ही पौधों के नाम है, वृक्षों के नाम है। ठीक है, बीकानेर और नागौर व आसपास का क्षेत्र जांगल देश कहलाता है। ठीक है, दूसरा यहाँ से बन गया, पहला मरु मरुवार और मारवाड़ जोधपुर के लिए आ गया। उसके बाद में जो जांगल देश है वो बीकानेर और नागौर का आसपास, और अगर ये ना आए तो वो जगह जहां समी, केर और पीलू के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलें दोस्तों। आगे जब हम चलते हैं तो अब आता है अगला भाग। ठीक है, यहाँ तक आगे जंगल जंगल कहलाता था, अब यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, मत्स्य जिसका उल्लेख महाभारत के में एक राज्य के रूप में हुआ है। ठीक है, मत्स्य जब आप संघ पढ़ेंगे ना तो आप पता चलेगा, जब महाभारत देखते हैं तो एक जगह मत्स्य का नाम आता है। ठीक है, वह जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। तो अब आपको सीधा लिखना है कि मत्स्य में कौन कौन से जिले आते हैं, जयपुर, अलवर और भरतपुर। ठीक है, ये जिले आते हैं। इसके बाद में तक था, इसकी राजधानी विराटनगर थी। दोस्तों ये क्वेश्चन है ना पहले भी आया हुआ है और आगे भी आ सकता है। ठीक है, हम क्या करेंगे दोस्तों, जब ये हमारा एक चैप्टर पूरा हो जाएगा ना, ठीक है, जैसे हिस्ट्री अपन पूरी कर लेंगे ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो पुराने क्वेश्चन है ना उस चैप्टर से रिलेटेड वो आपको करवाऊं। गारंटी नहीं करता हूँ लेकिन कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ से अपना क्या क्लियर हो गया कि भैया मत्स्य किस किस को कहते हैं, तो जयपुर को कहते हैं, अलवर को कहते हैं, भरतपुर को कहते हैं, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। ठीक है, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। ठीक है, यह भी एक प्राचीन राज्य था। तो मत्स्य हो गया, और मत्स्य और सूरसेन में डिफरेंस आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। वापिस से पढ़ के बताता हूँ एक बार, किसी को कंफ्यूज हो जाए तो। ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मत्स्य यहाँ से देखो, ठीक है, जयपुर, अलवर और भरतपुर ये तो डाल दिया इन्होंने मत्स्य के अंदर। ठीक है, ठीक है, और फिर
धौलपुर और करौली, ठीक है, भरतपुर से जो सटे हुए भाग हैं धौलपुर और करौली के, ये डाल दिया इन्होंने सूरसेन के अंदर, ठीक है, आराम से हो जाएगा याद। आगे चलें, आगे देखें ना दोस्तों, तो यह भी एक प्राचीन राज्य था, ठीक है, ये तो आ जाएगा आपको। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता। अब जो देखो, अगर सीधा सीधा ऐसे पूछे ना कि ऋग्वेद में किन का उल्लेख मिलता, तो आपको ये नाम याद रखने हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, आगे का अपन पढ़ते हैं कि आगे अपने को क्या मटेरियल दिया हुआ है। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। फिर आता है, यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित है। माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा, ठीक है, कि ऐसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ऐसे आता है, ये या तो सीधा पूछेगा कि काठल का मैदान कहाँ पर है, ठीक है, ऐसे पूछ लेगा तो प्रतापगढ़ में आंसर हो जाएगा। या पूछेगा कि काठल का मैदान जो प्रतापगढ़ में है वह किस नदी द्वारा निर्मित है, तो माही नदी द्वारा निर्मित है, ठीक है, हो गया। यहाँ से वापस पढ़ लें, काठल कहलाता था क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे काठे पर स्थित था। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य भूभाग को 56 का मैदान कहलाते हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। दो चीजें इन 3 लाइनों में हमने कवर की, ठीक है। एक तो जो प्रतापगढ़ के अंदर काठल का मैदान है वो माही नदी के द्वारा निर्मित है, और दूसरा जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का जो भाग है उसे 56 का मैदान कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने जितना पढ़ा ना दोस्तों वो पूरा इसके अंदर है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, ये जंगल आ गया, ठीक है, फिर मरु आ गया, ठीक है, मेवाड़ आ गया, मारवाड़ आ गया, ठीक है, ये जो जो अपने पढ़ा, ठीक है। अभी ढूंढाड़ हाड़ौती ये अपने पढ़ा नहीं है तो ये अपने नीचे पढ़ेंगे, ठीक है, ये है। तो आप राजस्थान का जैसे पुराना नक्शा भी है ना सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि जैसे राजस्थान का इतिहास कालीन, सॉरी, जो राजा महाराजाओं के समय का नक्शा था ना, वो अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगर क्लास रुक जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से करवाऊंगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि बेसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपरमाल नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, बिजोलिया भीलवाड़ा, बेसरोडगढ़ कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपरमाल नाम से जाना जाता था। आपको पता होना चाहिए ऊपरमाल का पठार भी है, ठीक है, हो गया क्लियर। यानी जो बेसरोडगढ़ है चित्तौड़गढ़ में, वहां से लेकर जो बिजोलिया है भीलवाड़ा, याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा ऊपर है, इनका जो क्षेत्र है ना, ये क्या कहलाता है, ये ऊपरमाल कहलाता है। आगे चलें, उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता है। सीधी पूछा जाता है कि गिरवा की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, उदयपुर के अंदर। आगे चलें, जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था, ठीक है, ये जैसलमेर का प्राचीन नाम था। दोस्तों जब मैं लाइन पढ़ता हूँ ना तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए और आप उसको लिख लीजिए कि जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था, ठीक है। हर लाइन में क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अपन कोई गाइड खरीद के लाए तो गाइड में जो जो क्वेश्चन है वही है, नहीं, यहाँ तो हर लाइन के अंदर क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलें, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बागड़ कहलाता था। कोटा और बूंदी प्रदेश हाड़ौती नाम से जाना जाता था। सीकर, झुंझुनू व चूरू क्षेत्र को शेखावाटी नाम से जाना जाता था। कितने क्वेश्चन बन गए इन 2 लाइनों में, आप देखो। जैसलमेर को मांड कहते थे, डूंगरपुर बांसवाड़ा को बागड़ कहते थे, कोटा और बूंदी को प्रदेश में हाड़ौती नाम से प्रसिद्ध था, सीकर, झुंझुनू और चूरू को शेखावाटी कहते थे, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का काल विभाजन। चलिए अब है ना, हम क्या करते हैं, हम राजस्थान को काल के हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता हो दोस्तों कि जो संपूर्ण हिस्ट्री है ना उस 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो प्राक युग, ठीक है, एक दूसरा कौन सा हो गया आदि युग, और तीसरा हो गया ऐतिहासिक युग। अगर शॉर्ट में पढ़े ना, ये जितना लिखा हुआ ना, अगर मैं उसको शॉर्ट में समझाऊं तो आप यहाँ देखिए, जो प्राक युग है ना, ये ऐसा काल था जिसके ना तो कोई लिखित साक्ष्य मिलते हैं, ना कोई मतलब कोई चित्र वगैरह मिलते हैं, कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब ये अपने को पता है ऐसा कोई युग था, लेकिन इसके कोई साक्ष्य नहीं मिलते, ठीक है। आदि युग कौन सा है दोस्तों, ये ऐसा युग है जिसके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, जिसके लिखित प्रमाण मिलते हैं, जिसकी लिपियां हैं, ठीक है, जिसके चित्र मिलते हैं, लेकिन उन लिपियों को हम पढ़ नहीं सकते, वो हो गया आदि युग, ठीक है। फिर आता है दोस्तों तीसरा ऐतिहासिक युग, ठीक है। ऐतिहासिक युग कौन सा हो गया दोस्तों, वो युग हो गया जिसके मतलब लिखित प्रमाण भी है और उन प्रमाणों को हम पढ़ भी सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये तीनों आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए फिर से एक बार शॉर्ट में समझा दूं, तो प्राग युग वो जिसके कोई लिखित प्रमाण नहीं है, आदि युग वो जिसके प्रमाण तो है लेकिन पढ़े नहीं जा सकते,
और ऐतिहासिक युग वो जिसके प्रमाण भी हैं और पढ़े भी जा सकते हैं, ठीक है। अब ये सारा ये जो मैंने बताया वही है। अपने को स्टार्ट कहाँ से करना है, तो अपने को स्टार्ट करना है यहाँ से। ये एक लिखा हुआ है ना, यहाँ देखिए, प्राग युग, ये युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक है, ठीक है। अब कौन सा युग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। जैसे ये जो प्राक युग है, ठीक है, ये सृष्टि जब दुनिया स्टार्ट हुई वहां से लेकर कहाँ तक है, आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक है, ठीक है। मतलब हड़प्पा सभ्यता के पहले तक है, पूर्व मतलब पहले तक, ठीक है। ये हो गया। अब एक बार मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं आदि युग कौन सा हो गया दोस्तों, ये युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्वी तक हो गया, ठीक है। दोनों समझ में आ गए। प्राक जब सृष्टि स्टार्ट हुई वहां से लेकर हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक, और आद ये युग हड़प्पा सभ्यता से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ये दोनों से अपने को मतलब है, लेकिन थोड़ा थोड़ा ज्यादा मतलब किससे है, थर्ड से है। थर्ड कौन सा है, थर्ड के लिए भी मैं कलर चेंज करूंगा। हाँ दोस्तों, थर्ड जो है ना दोस्तों, वो कौन सा है, ये हमारा ऐतिहासिक युग है, ठीक है, जिसमें हम राजा महाराजा सारे इसी में आते हैं, ठीक है। ये युग है 600 ईसा पूर्व से लेकर आप मान लो वर्तमान तक, ठीक है। ये है हमारा युग। अब हमारे लिए कौन से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो वैसे देखा जाए तो ज्यादातर इंपॉर्टेंट दूसरा और तीसरा है, लेकिन पहले से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि भाई मानव ने पहिए का आविष्कार कब किया था, ठीक है, आग जलाना कब सीखा था, पालतू जानवर कौन सा था, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं प्राग ऐतिहासिक राजस्थान, प्राग युग में राजस्थान। शुरू करें दोस्तों। हो सकता है कि अब जो हम पढ़े ना वो आपको बोर करे, ठीक है, लेकिन अगर इसमें से क्वेश्चन आता है ना दोस्तों, तो 90% लोग छोड़ देते हैं, 10% लोग करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे से कहीं गलती हो तो उसको आप कमेंट में सुधार देना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टॉपिक क्या है अपना, प्राग ऐतिहासिक राजस्थान, प्राग युग में राजस्थान। पहला कर रहे हैं, दूसरा और तीसरा बाद में करेंगे। मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था, क्योंकि नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाली कंदमूल फल की प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ठीक है। ये तो बेसिक लॉजिक है कि भाई मानव जो सभ्यता है वो सबसे पहले कहाँ मतलब पनपी, तो नदी घाटियों के पास में। क्यों, क्योंकि नदियों के पास में पेड़ पौधे जो खाद्यान्न है, फल, वो आराम से मिल जाते थे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। संघन वनों के कारण यहाँ मांस हेतु पशु पक्षी भी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, ठीक है। सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थलीय भूमि में समुद्र विद्यमान था और सरस्वती था तथा सरस्वती तथा दुष्दती नदियां इस समुद्र में आकर गिरती थी। यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। अब आपके लिए अगर इस टॉपिक में से कहीं से क्वेश्चन बनेगा ना, ठीक है ना, तो वो यहीं से बनेगा। कहाँ से बनेगा, जो मैंने ये पढ़ा है, ठीक है। कौन सा, कि जो राजस्थान में अभी जो मरुस्थल है वहां पहले समुद्र था, तो वो समुद्र किन नदियों के द्वारा बनाया गया था, या फिर उस समय वहां पर कौन सी नदियां बहती थी, तो सरस्वती और ये दुष्दती, ठीक है। ये हो गया इंपॉर्टेंट। आगे चलें दोस्तों। 18 मिनट की हमारी क्लास हो गई है। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया ना तो गलत बात है, ठीक है। लाइक कीजिए और चलते हैं हम आगे, ठीक है। दुष्दती नदियों तक हो गया। फिर आते हैं यहाँ से, यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। इसी कारण है, यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता में जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख लेंगे मानव का जो उद्भव कौन से काल में हो, तो पाषाण काल में। इसे तीनों भागों में बांटा गया, पूर्व पाषाण, ठीक है, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण। अब जो ये जो प्राग ऐतिहासिक था ना, इसे पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण मतलब वह काल जहाँ जिसमें पत्थरों का उपयोग होता था, ठीक है, यानी जो शिकार वगैरह उसके लिए पत्थरों का उपयोग। हाँ, तो प्राग युग है ना, इसे ही पाषाण काल भी कहा जाता है, ठीक है। और अब इस जो प्राग युग है इसे तीन भागों में बांटा गया है। कौन सा, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, ठीक है। हम इन तीनों को आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर क्लास कहीं भी बीच में रुकेगी तो अगली जो क्लास है वो बिल्कुल वहीं से मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। बात करते हैं पूर्व पाषाण काल की, कि राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ ये निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में उत्पन्न उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टेजाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी उठ सकता है कि राजस्थान में जो
पाषाणकालीन जो स्रोत मिले हैं, ठीक है, ठीक है, वो कौन से पत्थर से निर्मित है? तो क्वार्टिजाइट पत्थर से, ठीक है, कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। डेट कभी नहीं पूछेगा, ये याद मत करना, ठीक है। आगे चलते हैं 1870 ईस्वी में। अब यहाँ से लाइन टू लाइन पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। सी ए हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंदरगढ़ में पत्थर से बनी पूर्व पाषाणकालीन हस्त कोठार यानी हैंड एक्स, मतलब ऐसी कुल्हाड़ी जिसके आगे पत्थर, पत्थर है ना, पत्थर, पत्थर लगा हो, ठीक है, पत्थर लगा हो, मतलब यहाँ तो डंडा और यहाँ पर तीखा पत्थर बांधा गया हो, ठीक है, उसे कहते हैं, समझ आ जाएगा। आगे चलते हैं, पाषाणकालीन हस्त कुठार की खोज कर निकाली, ठीक है, किसने निकाली थी? 1870 में सी ए हैकेट ने निकाली, जयपुर और इंदरगढ़ से निकाली थी। क्या निकाली थी? जो पत्थर की जो एक्स थी वो ढूंढ कर निकाली, ठीक है दोस्तों। आगे चलें, कुछ समय पश्चात सेटनकार, ये नाम है दोस्तों, ठीक है, आप ऐसा मत सोचना ही क्या है, ये वैज्ञानिकों के या फिर खोजकर्ताओं के नाम है। सेटनकार ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले, ठीक है, दोनों चीजों को अलग अलग लाइनों में लिख लेना। इसके बाद हुए योजनाबद्ध उत्खनन में भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्रनाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के आर सी अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरीश चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने की सराहनीय योगदान किया। इनके नाम है दोस्तों, आराम से एक लाइन में लिख, दो अलग अलग लाइन में लिखिएगा, ठीक है। एक तो जो दिल्ली वाले हैं उनको अलग लिखिएगा, फिर जो राजस्थान स्टेट वाले हैं उनको अलग लिखिएगा, ठीक है, दो लाइनों में इनके नाम भी लिखिएगा। आगे चलते हैं, इनके प्रयत्नों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की प्रमुख नदियों, विशेष रूप से चंबल, बनास व उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए। दोस्तों, नदी देकर भी पूछ सकता है कि कौन सी नदी में हुए, तो चंबल और बनास मेन है, और इनकी सहायक का नाम आ जाए तो बात अलग है, आप कंफ्यूज मत होना, चंबल और बनास आएंगे, ठीक है। फिर आते हैं जालोर में इस युग के उपकरणों की खोज का श्रेय बी आलिंचन को है, ठीक है, याद रखिएगा, ये अलग से याद कीजिएगा, जालोर में है ना, ये अलग से लिखा गया तो आप अलग से याद कीजिएगा। स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था, ठीक है। आगे चलें, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल की एक लाइन लिखी हुई, पहले ये पढ़ लेते हैं। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो कहीं रुक गया तो वापिस वहीं से स्टार्ट होगा, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों, कि वो वाली लाइन थी कि भाई दूसरी कड़ी था कि प्राग ऐतिहासिक काल के मध्य पाषाण काल कहा जाता है, पाषाण काल रहा है। पश्चिमी राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियां, चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी और विराटनगर के मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। इस काल के उपकरण के छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, ये जो था ना, कहाँ गया वो नदी, कहाँ गई? चंबल और बनास, ठीक है, ये पूर्व पाषाण में आप ले लेना। इसके बाद में मध्य पाषाण की बात है, मध्य पाषाण की सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी, जो उपकरण होंगे ना, जैसे पहले मान लो ये जो मानव है, ठीक है, ये मानव है, इस मानव ने इतनी बड़ी कुल्हाड़ी ले रखी है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसको मतलब दिक्कत ही होती थी एक तरीके से शिकार करने के लिए। तो अब क्या किया, इस मानव ने ना कुल्हाड़ी छोटी बना ली, ठीक है, मतलब जो उपकरण थे वो छोटे करने लग गया। आगे चलें, हाँ, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान के लूणी और उसकी सहायक नदियां चित्तौड़ की बेड़च हो गई नदी घाटी और विराटनगर के मध्य पाषाणकालीन उपकरण यहाँ से मिले हैं, किसके? मध्य पाषाण काल के। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मध्य पाषाण काल के उपकरण थे वो कैसे थे? छोटे थे, ठीक है। ये उपकरण जेस्पर, एग्रेट, चर्ट, कोनेलियन, क्वार्टेजाइट, है ना, कैल्सोडोनी आदि पाषाणों से बने हुए थे, ठीक है। अब ये इतना कभी नहीं पूछेगा, ठीक है, वो अगर आपको पूछे तो आपको क्वार्टेजाइट याद रखना, ठीक है। जिनमें ब्लेड, ठीक है, इग्नेवर, ये पता नहीं क्या क्या होते हैं, ये मतलब हथियार होते हैं, ठीक है। इसके बाद में ट्राइंगल, कंस्टेंट, ट्रेपेज, ठीक है, स्क्वेपर, प्लाइंटर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय है। पत्थर के बने इन छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ
उपकरण कहा जाता है। बस ये याद रखना, ठीक है। क्या पूछेगा वो कि मध्य पाषाण काल में बने छोटे उपकरणों को क्या कहा जाता था, तो माइक्रोलिथ कहा जाता है, ठीक है। आगे चलें तो उत्तर और नवपाषाण ये तीसरा हो गया, ठीक है। क्या हो गया, भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर नवपाषाण कालीन सभ्यता का उदय हुआ है। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर स्थानों पर उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। अब याद रखिएगा, कंफ्यूज मत ही होना, यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन वो जो था पीछे वाला वही आएगा, क्योंकि इतना डीप वो नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद में राजस्थान के धातु काल देख लेते हैं दोस्तों, या फिर इस वीडियो को यहीं रोकें या एक सेकंड देखते हैं कि कितना रहेगा। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, ठीक है, तो ये हम करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। और ये जो धातु काल वाला ना, ये फिर पढ़ लेते हैं, ठीक है। धातु काल क्या है, ये टॉपिक तो मेरे को बोरिंग सा ही लग रहा है, लेकिन इसको अपन करते हैं क्योंकि हमने इस बुक को स्टार्ट किया है, तो इसका पूरा बेसिक हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर आप कोई भी एडवाइस देना चाहें ना, तो आराम से आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसे फॉलो करूंगा। आगे देखें दोस्तों, तो राजस्थान के धातुकाल, ताम्रपाषाण, ताम्र एवं ताम्रकाश्य काल। धातुकाल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्रपाषाण एवं ताम्रकाल के अवशेष मिले हैं, जो कि तत्कालीन युग में राजस्थान के मानवीय सांस्कृतिक विकास का पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में गणेश्वर, सीकर। दोस्तों ये क्वेश्चन है ना दोस्तों, कोई हजारों बार आया हुआ है, ठीक है, कि राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति का जननी कौन सी सभ्यता है, तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। इसको तो लिख लेना, रेड पेन से लिख लेना, वापिस आएगा कौन सा, राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन प्राचीन मतलब जननी कौन सी सभ्यता, तो गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। कहाँ पर है गणेश्वर सभ्यता, तो सीकर। कालीबंगा कहाँ है, तो हनुमानगढ़। गिलुंड कहाँ है, राजसमंद में। आहड़ और झाड़ोल कहाँ है, उदयपुर के अंदर। पिंड पहाड़ियां चित्तौड़गढ़ में। कुराड़ा नागौर, ठीक है। सामणिया या पुंगल बीकानेर। नंदलापुरा या फिर किरोड़ोत जयपुर। चित्रवाड़ी जयपुर। एलाना जालोर। बूढ़ा पुष्कर अजमेर। कोल माहौली सवाई माधोपुर। मलाह भरतपुर आदि रूप से उत्खनन। अब आपको क्या याद रखना, आपको आपको इस पूरे पेज में से ना दोस्तों दो चीज याद रखनी है, ठीक है। एक तो आपको ये याद रखना है कि जो ताम्रकालीन संस्कृति है ना, उसकी जननी या फिर जो प्राचीनतम है ना, वो है गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। उसके बाद में जो भी सभ्यता है वो जिस जिले में है बस वो याद रखना है, ठीक है। ये तो थी ताम्र। अब आ गया लोह काल। ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतकारी घटना थी। सबसे पहले याद रखिएगा, मानव ने तांबे का प्रयोग किया था, ठीक है। उसके बाद में कांस्य का, उसके बाद में लोहे का। इसने कृषि उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्य को ही बदल दिया। किसने, लोहे ने। राजस्थान के नौह, भरतपुर, जोधपुर, जोधपुरा, जोधपुरा सभ्यता है जयपुर, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये जोधपुर शहर नहीं है, जोधपुरा सभ्यता है कहाँ पर, जयपुर में। और कौन सी नदी के किनारे है, तो दोस्तों ये साबी नदी के किनारे, ठीक है। सुनारी, झुंझुनू, रेड टोंक आदि स्थानों से लोह संस्कृति के समय के अनेक हथियारों और उपकरण मिले हैं। अब दोस्तों ये कंफ्यूज कैसे करेगा आपको, क्वेश्चन अगर अच्छा बनाया ना उसने, तो वो क्या करेगा, वो क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछेगा कि निम्न में से कौन सी संस्कृति, या निम्न में से कौन सी मतलब संस्कृति से, या फिर निम्न में से कौन सी जगह से लोह काल के अवशेष मिले हैं, ठीक है। एक तो इनका ऑप्शन दे देगा और तीन इनमें से दे देगा, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। या फिर ताम्र का पूछकर एक ऑप्शन इनमें से दे देगा, तीन इनमें से दे देगा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे घुमाएगा वो, तो आपको इनको अलग अलग लिखना है, ठीक है, और याद भी करना है। ये तो आराम से हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो ज्यादा है नहीं, भरतपुर है, जयपुर है, और झुंझुनू है, और टोंक है, चार ही तो है, ठीक है। फिर नौह से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत के लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण स्रोत है। लाइन रट लेना ये, ठीक है। जोधपुरा तथा सुनारी से लोह के गुलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र का उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। ये लाइन दोस्तों अलग से लिख लेना। क्या, जोधपुरा तथा सुनारी से, जोधपुरा कहाँ, जोधपुरा जयपुर की आ गई, ठीक है। सुनारी झुंझुनू की आ गई, ठीक है। से लोहे के गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। रेड को तो लोह सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान के टाटानगर की संज्ञा दी जाती है। अब मैं कहूँ ना दोस्तों, अगर क्या क्या इंपॉर्टेंट है इन लाइनों में, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
हम देखें ना, तो सबसे पहले तो ये याद रख लेना, ठीक है। ये क्या, इनको अलग से लिख लेना कि भाई ये लोह काल के हैं, इनको अलग से लिख लेना, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, ये यहां से लेकर है ना, ये वाला, ये जो 3 लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप यहाँ से ये नो है ना, नो 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 नो, यहाँ से स्टार्ट कर देना, ठीक है। नो से स्टार्ट करके, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक एज इट इज लिख देना, आप आराम से याद कर लेना, बिल्कुल आएगा, ठीक है। इसके बाद में देखें तो लोह काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी सलेटी रंग की चित्रित मुद्र भांड संस्कृति यानी पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है, का उदय हुआ, ठीक है, लोह काल के बाद में। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर, जोधपुरा सभ्यता, सुनारी, नोह आदि स्थानों से मिले हैं। जगहें याद कर लेना कहाँ कहाँ से, PGW के स्रोत कहाँ से मिले हैं, तो विराटनगर से, जोधपुरा जयपुर से, सुनारी से और नोह से, ठीक है। इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग आरंभ हो जाता है, ठीक है। ये आज की हमारी फर्स्ट क्लास थी दोस्तों, आई होप आपको पसंद आई होगी। कल जो हम करने वाले हैं दोस्तों, वो हम यहाँ से करेंगे, ठीक है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे। पहली क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते की 5 क्लास तो दोस्तों लेकर आऊं ही आऊं, ठीक है। हाँ, ये जो पूरी बुक है इसको कंप्लीट करने में हमें 2 से ढाई महीने लगेंगे, तो 2 महीने तो मिनिमम लगेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपका सहयोग बना रहेगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।